तरफ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, दूसरी पार्टियां नहीं थी भारत के अंदर। पार्टियां थी तो उनका कोई ज्यादा जनाधार नहीं था, कोई वोट बैंक उनका बेस वगैरह कोई भी चीज नहीं थी। जैसे एक पार्टी हुआ करती कम्युनिस्ट पार्टी, कौन सी थी? तो कम्युनिस्टों का भी था कोई वोट बैंक, आज दिन तक ही नहीं हुआ भारत में, शुरुआत में भी नहीं था उनका कोई वोट बैंक। एक उन दिनों एक पार्टी हुआ करती राम राज्य परिषद, कौन सी परिषद थी? करपात्री जी महाराज नाम करके एक आर्य समाज के संत हुआ करते, उनकी एक पार्टी हुआ करती, उसका नाम क्या था? राम राज्य परिषद। एक पार्टी हुआ करती भारतीय जनसंघ, क्या थी पार्टी? भारतीय, बीजेपी की मम्मी। 1980 तक बीजेपी का नाम भारतीय जनसंघ है। 1980 में इन्होंने नाम चेंज करके क्या किया था? भारतीय जनता पार्टी। पहले इसको क्या बोला करते थे? भारतीय जनसंघ। पर ये सारी छोटी छोटी पार्टियां थी, कोई बड़ा जनाधार इन पार्टियों का नहीं था। मतलब आप देख लो, कांग्रेस ऐसे जीता करती थी कि यूपी में मान लो सीट कितनी है कि मान लो 200, रिजल्ट आया कांग्रेस कितनी जीत गई? 170, बाकी में सारे बांट लो 30 में। कि पश्चिम बंगाल में सीट कितनी? पश्चिम बंगाल मान लो सीट है 150, कांग्रेस कितनी जीत गई? 135, 15 में तुम बांट लेना रे, दो बचे हो, 15 पार्टियां 15 सीट। ये हालात हुआ करते, मतलब कांग्रेस सब जगह क्लीन स्वीप मार जाया करते। अपने यहां पे सीट थी 160, कितनी सीट थी अपने? कांग्रेस पहले तो थी नहीं, लेकिन प्रजामंडल वाले सारे बाद में किसमें गए? कांग्रेस। तो प्रजामंडल वालों की एक पार्टी बन गई, वो कौन सी बन गई? कांग्रेस। 160 सीट पे चुनाव हुए, तो एक तो वो लड़ी रही है कांग्रेस, तो चुनाव लड़ रही है, प्रजामंडल वाले सारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं। ये जोधपुर में जो राजा हनुमंत सिंह, राजा कौन है? इन्होंने राम राज्य परिषद से टाई अप कर लिया। किसे टाई अप किया? राम राज्य परिषद। तो इन्होंने कहा भाई हम चुनाव लड़ेंगे राम राज्य परिषद से, मैं अपने कैंडिडेट खड़े करूंगा। कुछ 24 के आसपास कैंडिडेट खड़े किए मारवाड़ में, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये वाला जो मारवाड़ का इलाका था, इसमें उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। किसने? हनुमंत सिंह। किसने? हनुमंत सिंह। अच्छा, हनुमंत सिंह एकमात्र राजा था जिन्होंने कहा था कि प्रीव्यू पर्स नहीं लेने। क्या नहीं लेने? जब लोकतंत्र है तो किस बात के प्रीव्यू पर्स है? प्रीव्यू पर्स राजतंत्र की निशानी अपने आप एक राजाओं को मिल रहे हैं, नहीं चाहिए। नया तो चाहिए पद, ना चाहिए प्रीव्यू पर्स। लोकतंत्र में जैसे जनता रहेगी वैसे राजा रहेंगे। वो तो बाकी राजाओं ने कहा अरे फालतू की बात नहीं करते यार, मिल रहा है हमें मिल रहा है, उसमें क्यों टेंशन दे रहे हो तुम? तो हनुमंत सिंह ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। तो हनुमंत सिंह ने कहा चुनाव लड़ेंगे। पहले राजतंत्र में राजा कैसे बनते थे? तलवार के दम पर। लोकतंत्र में कैसे बनेंगे? चुनाव के दम पे। तो चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपने। तो अपने एक पार्टी राम राज्य परिषद से टाई अप किया और वहां से जोधपुर से चुनाव लड़ लिया। जोधपुर से चुनाव लड़ रहे जयनारायण व्यास। चुनाव कौन लड़ रहे? जयनारायण व्यास चुनाव लड़े। प्रॉपर जोधपुर वाली जो सीट थी वहां से जयनारायण व्यास चुनाव लड़े। राम राज्य कांग्रेस से जयनारायण व्यास और राम राज्य परिषद से महाराजा हनुमंत सिंह खुद चुनाव लड़े। 2-3 दिन का चुनाव प्रचार हुआ, फिर जयनारायण व्यास महाराजा हनुमंत सिंह के पास गए। महाराजा हनुमंत सिंह को जाकर महाराजा साहब मैं एक बात के लिए आया था आपके पास, बताओ व्यास जी क्या बात है कि आप मेरे सामने चुनाव मत लड़ो। क्यों व्यास जी? लोकतंत्र छूट देता है, जो जहां से चाहे चुनाव लड़ सकता है। अरे नहीं, वो बात नहीं है, चुनाव तो लड़ो आप, पर और कहीं से लड़ लो। और कहां से लड़ूं यार? जोधपुर का राजा हूं, जोधपुर से चुनाव लड़ूंगा। अरे मेरे सामने मत लड़ो। क्यों? आपके सामने क्या दिक्कत है? आप हार जाओगे, और मैं ये नहीं चाहता कि जोधपुर के राजा चुनाव हार जाए, बेइज्जती होगी। ठीक है, अपने आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, पर जोधपुर के राजा की इज्जत तो मैं भी करता हूं, राजा ऐसे हारना नहीं। महाराजा हनुमंत सिंह ने कहा कि व्यास जी आराम से चाय पी लो, बिस्किट पड़े बिस्किट और ले लो थोड़े, चाय पियो फिर बात करते हैं। चाय भाई पीर बाद में कहा कि सुनो व्यास जी, ये तो मैं खुद महाराजा हनुमंत सिंह जोधपुर से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं यदि ना लड़ूं चुनाव यहां से, और मैं कल जोधपुर की जनता को जाके कह दूं कि मेरी तरफ से पत्थर चुनाव लड़ेगा, बाटा एक पत्थर रख दूंगी व्यास जी के सामने, पत्थर चुनाव लड़ेगा, व्यास जी यकीन मानिए पत्थर जीतेगा, आप हार जाओगे। जोधपुर के वोट मुझे मिलेंगे, आपको रत्ती नहीं मिलेगा, इसलिए दिमाग की गलतफहमियां दूर रखना सर। और व्यास जी के अगले 2 दिन के प्रचार में समझ में आ गया कि जोधपुर में टक्का वोट नहीं मिलना, महाराजा क्लीन स्वीप मारेंगे। इसलिए व्यास जी ने एक जगह से चुनाव और लड़ा, जालोर। कहां से लड़ा? 2 सीट से खड़े हो गए, जोधपुर से भी खड़े हो गए और जालोर। महाराजा हनुमंत सिंह ने अपना एक बंदा जालोर में भी खड़ा कर दिया कि व्यास जी के सामने, वहां से खड़ा कर दिया। चुनाव का रिजल्ट आया, 160 सीटें थी। कितनी सीटें थी? बाकी जगह कांग्रेस ये था कि 90% सीटें जीत जाती, 80% सीट जीत जाती। यहां पे कांग्रेस मरे मरे 82 सीट जीती। कितनी सीट जीती टोटल? कितनी? सरकार बनाने के लिए चाहिए 81, 50% प्लस 1 चाहिए होती है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो सरकार बनाने के लिए 81। कांग्रेस को कितनी मिली? मरे मरे जीते। महाराजा हनुमंत सिंह के सारे कैंडिडेट जीत गए, तो जितने खड़े किए थे दोनों जीत गए। सबसे बड़ी बात, व्यास जी नहीं, प्रजामंडल वाले सारे नेता चुनाव हार गए। व्यास जी दोनों जगह से चुनाव हारे। माणिकलाल वर्मा ने खूब पंछीड़े गए पर हारे, गोकुल भाई भट्ट हारे, भोगीलाल पांडे हारे। जितने प्रजामंडल में नेता पड़े वो सारे चुनाव हारे। एक सिंगल नेता विजय सिंह पथिकरण में से कोई चुनाव नहीं जीत पाया, सारे लड़े और सारे के सारे चुनाव हार गए। व्यास जी की तो इससे भयंकर दुर्गति, व्यास जी को कहीं भी दोनों सीट पे 10% वोट भी नहीं मिले, दोनों जगह जमान जब्त हो गई। हालात ये थी व्यास जी की। तब मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है कि फिर ये क्यों कहा जाता है कि प्रजामंडल वाले नेताओं ने जनता के लिए ये किया, प्रजामंडल वाले नेताओं ने जनता के लिए वो किया। जनता ने वोट तो टक्के नहीं दिए।
फिर कोई आग कह देता है कि नहीं, राजाओं का प्रभाव था तब तक, इसलिए राजाओं को वोट मिल गए, जनता को वोट नहीं मिले। मतलब 47 में देश आजाद हो जाता है, 5 साल बाद 52 में राजाओं का प्रभाव पड़ा है। और जब ये पूछते हैं कि भाई राजाओं ने अपना विलय क्यों कर दिया, तब आपको जो प्रजामंडल के दबाव की वजह से विलय कर दिया गया। मतलब 47 में तो दबाव है और 52 में जाके दबाव हट गया। हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। देश में राज करने वाली पार्टी बाद में कांग्रेस रही थी, प्रजामंडल वाले सारे कांग्रेस ज्वाइन कर गए थे, इसलिए प्रजामंडल वाले सारे बड़े नेता है। बाकी जो 4 दिन का प्रजामंडल पड़ा था वो झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं हुआ, सब बकवास है। फलाना दिवस मनाया, फलाना ये क्या, 5-7 जने जाके कहीं पे झंडा कोई फिरा के आगे तो भले ही हो गया, कुछ भी नहीं किया। कुछ करते तो जनता कहीं तो वोट देती। तुम में से सिंगल नहीं जीता यार, ढंग से तुम्हारी बैंड बजा दी जनता ने, 5-5% वोट नहीं मिले थे। पर अब दिक्कत ये आई कि राजस्थान का सीएम कौन बने, ये सारे हार गए। तो बाद में जयेंद्रनारायण व्यास के खास आदमी थे टीकाराम पालीवाल, इसलिए बाद में सीएम किसको बनाए गए, तो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बनाए गए, व्यास जी का जीवन का एक ही सपना कि मुझे क्या बनना है, सीएम। पर व्यास जी 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से चुनाव हार गए। अब क्या किया जाए। हनुमंत सिंह की डेथ हो गई चुनाव का रिजल्ट आते ही। चुनाव का रिजल्ट आया, जोधपुर वाला रिजल्ट आया, जोधपुर वाले रिजल्ट के अंदर हनुमंत सिंह जीत की घोषणा हुई। हनुमंत सिंह जालोर वाले रिजल्ट का पता करने के लिए जा रहे थे, अपना प्लेन खुद उड़ा के जा रहे थे, खुद इसको प्लेन को उड़ा रहे थे, साथ में गर्लफ्रेंड थी जुबेदा, और प्लेन क्रैश हो गया। उस प्लेन क्रैश के अंदर जुबेदा भी मर गई और प्लेन क्रैश के अंदर हनुमंत सिंह जी भी एक्सपायर। जुबेदा मूवी है, मनोज वाजपेयी, रेखा करिश्मा कपूर की मूवी, देखना। जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह पर है, तो जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह तो एक्सपायर हो गए वहां से। तो व्यास जी चाहते तो जोधपुर से दोबारा चुनाव लड़ सकते थे, भाई सीट पे दोबारा चुनाव है, पर व्यास जी जानते थे कि जोधपुर की जनता वोट नहीं देगी, जोधपुर की जनता महाराजा की तरफ ही है, अपने को इधर टक्का वोट नहीं मिलना है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि महाराजा हनुमंत सिंह एकमात्र राजा जो प्रीवी पर्स का मना कर गया था। महाराजा हनुमंत सिंह एकमात्र राजा जो लोकतंत्र में है, उसके बाद सारी सीटें जीत गए थे, और इन सारे बड़े बड़े नेताओं को हकीकत दिखा गए कि तुम हो क्या। उन महाराजा हनुमंत सिंह के बारे में वीपी मेनन ने एक बकवास लिखी है। वीपी मेनन लिखता है कि भाई हमने महाराजा हनुमंत सिंह को बुलाया था और हमने कहा कि भारत के अंदर विलय कर दिया जाए, तो महाराजा हनुमंत सिंह ने कहा कि मैं तो पाकिस्तान के अंदर मिलूंगा और पाकिस्तान वाले मेरे को सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो हमने कहा कि भाई देने के लिए तो हम भी तैयार हैं, और ये लोग खाली कागज पड़े, इन पे लिख दो। इस पर महाराजा हनुमंत सिंह ने अपनी बंदूक निकाल ली और वीपी मेनन के बंदूक लगा दी, और बंदूक लगा के कहा कि मैं तुम में शामिल नहीं होऊंगा। वीपी मेनन खुद ही लिखता है अपनी किताब में कि जब उन्होंने मेरी बंदूक लगाई तो मैंने कहा कहां चले गए थे तुम तब, जब अंग्रेज थे तब तुमने बंदूक क्यों नहीं उठाई देश में। और ये कोई भी नॉर्मल आदमी बता देगा कि जब बंदूक लगी हुई होती है तब डायलॉग तो नहीं आते आदमी। उसने वीपी मेनन को मुर्गा बना लिया था। तो मैं यार एक ऐसे राजा पे वीपी मेनन की किसी किताब के आधार पर कोई कुछ ही बात कर लेता है, जिस राजा ने लोकतंत्र में बताया था कि अब भी जनता मेरे साथ ही खड़ी है, और सारे कैंडिडेट जिता गया वो आपने। जिस बंदे को खड़ा किया था कि कैंडिडेट, ये नहीं है कि भाई अब आपने होता है कि हम तो कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे, हम तो मोदी जी को दे रहे हैं। आजकल चुनाव में हो गया ना कि भाई कई बार कैंडिडेट से अपनी नहीं बनती, अरे ये तो बेलखना है, इसको तो वोट नहीं देना है, पर भाई रे मोदी को वोट देना है, ये बात कर दी थी उस आदमी। महाराजा की पार्टी को वोट जा रहे हैं, कैंडिडेट भले कोई खड़ा हो जाए, बाटा भी खड़ा होगा तो वो जीत जाएगा। पर व्यास जी उस सीट से चुनाव फिर नहीं लड़े जोधपुर से, व्यास जी जानते थे यहां से फिर हार जाएंगे। किशनगढ़ से एक एमएलए जीते हुए थे जिनका नाम था चांदमल मेहता। क्या नाम था? चांदमल जी इस्तीफा दे गए। चांदमल जी इस्तीफा देंगे तो यहां पर भी चुनाव होंगे, तो व्यास जी किशनगढ़ से आगे चुनाव लड़ गए थे, जोधपुर से नहीं लड़ा। किशनगढ़ से चुनाव लड़ा। अब सबको पता ही था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आई हुई है, सरकार कांग्रेस की है, व्यास जी क्या बनेंगे, सीएम। इसलिए किशनगढ़ वालों ने व्यास जी को वोट दिए, व्यास जी ने टीकाराम पालीवाल को हटाया और खुद क्या बन गए, सीएम। तो दूसरे लिखो, जयेंद्रनारायण मूवी देखिए, उसमें एक डायलॉग है कि जब आप फेल होते हो तब तो दुख होता ही है, लेकिन जब आपका दोस्त पास हो जाता है तो दुख ज्यादा होता है। अब जैसे पता चला कि जयेंद्रनारायण व्यास सीएम बन गए तो माणिकलाल वर्मा तक की मुंह डाल डाल के रो रहे थे। माणिकलाल वर्मा ने कहा ये क्या हुआ, नाच नाच का आदमी सीएम बन गया, अपन छेड़ा गागा की घंट चुल गए, अपना नंबर नहीं आ रहा। जो काम कभी व्यास जी और वर्मा जी मिलकर शास्त्री जी के खिलाफ कर रहे थे, रला शास्त्री को हटाने के लिए कर रहे थे, अब एग्जैक्टली वही काम माणिकलाल वर्मा ने व्यास जी के खिलाफ किया। अब माणिकलाल वर्मा दिल्ली जा कर रहे थे कि जयेंद्रनारायण व्यास भ्रष्ट है, जयेंद्रनारायण व्यास राजा के आदमियों का साथ देता है, जयेंद्रनारायण व्यास ये करता है, जयेंद्रनारायण व्यास वो करता है। फाइनली नेहरू जी तंग हो गए और नेहरू जी को लगा रहे है क्या राजस्थान में, और नेहरू जी ने उधर से 2 बंदे भेजे कि जाओ राजस्थान में जाके पता लगाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना। आगे व्यास जी से पूछा कि व्यास जी वोट आपके खिलाफ है, एमएलए जी आपके खिलाफ है, वर्मा जी दिल्ली आके हमें शिकायत करते हैं। और व्यास जी ने कहा वर्मा जी तो खुद ही एमएलए नहीं है, इनके साथ कौन एमएलए। तब तक कांग्रेस में सारे एमएलए हो गए थे 110। कितने एमएलए हो गए? क्योंकि महाराजा हनुमंत सिंह के मरने के बाद उनकी पार्टी टूट गई और उनके जो एमएलए थे वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए, फिर निर्दलीय बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर गए। तब दल बदल का कानून लागू नहीं हुआ करता था, तो कोई भी किधर भी जा सकता था, तो 110 के आसपास एमएलए। तो व्यास जी का एक काम करो, वोटिंग करवा लो, 110 एमएलए में वोटिंग करवा लो, जिसकी तरफ ज्यादा एमएलए आएंगे उसको क्या बना दिया जाएगा, सीएम। गए साहब, वर्मा जी ने कहा कि हाँ वर्मा जी बताओ भाई आप सीएम किसको बनाना चाहते हो। व्यास जी मुस्कुराए, व्यास जी ने कहा वर्मा जी आप ही लड़ दो चुनाव।
वो कहना चाहते थे भाई खुद तो एमएलए नहीं हो तो लड़ोगे कैसे। वर्मा जी ने कहा चिंता मत करो व्यास जी, हम उस आदमी को चुनाव लड़ाएंगे आपके सामने जो सबसे यंग है, एकदम यंग लड़के को चुनाव लड़ाएंगे और जीतेगा। और सबसे यंग था मोहनलाल सुखाड़ी, मात्र 36 साल का एक लड़का। कितने साल का? 36 साल का एक लड़का। और कहा कि साहब इनको चुनाव लड़वा दिया जाए इनके सामने। तो और उनके सामने 36 से नहीं शायद 34 एक साल के हुआ करते थे कि इनको चुनाव लड़ाया जाए सामने। 38 हो गया सर, 38 के थे, 38 एक साल के थे, 38 साल की एज थी, इतना ही गुस्सा मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली। कहीं इनको लड़ाया जाए चुनाव, और माणिक्यलाल वर्मा को उनके सामने चुनाव लड़ाया गया। फाइनल रिजल्ट आया, रिजल्ट के अंदर व्यास जी को वोट मिले 51 और मोहनलाल सुखाड़िया को वोट मिले 59। व्यास जी 8 वोट से हार गए। कितने वोट से हार गए? 2 साल के अंदर अंदर राजस्थान तीसरा सीएम देख रहा था। 1952 में टीकाराम पालीवाल, 6 महीने बाद जयनारायण व्यास, 2 साल बाद 1954 के अंदर मोहनलाल सुखाड़ी। लाल सुखाड़ी जो लंबे टाइम तक रहेगा वो आधुनिक बना के जाएगा, बस ज्यादातर काम उनके टाइम में होंगे। तो बाद में मोहनलाल सुखाड़िया थे। अब और सुनो, कितने वोट से आ रहे जयनारायण व्यास? कितने वोटों से? 400। वोटिंग होने से पहले 9 लोग एक तरफ जाके मीटिंग कर रहे हैं। कितने लोग मीटिंग कर रहे हैं? वो 9 लोग इस बात पर नाराज है कि व्यास जी ने टीकाराम पालीवाल को क्यों हटाया था। व्यास जी ने एक टीकाराम पालीवाल, 8 उनके समर्थक, 9 लोग खड़े हैं और वो कह रहे भाई व्यास और वर्मा में, व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया में अपने किसको वोट दें। उनका व्यास को तो मरी नहीं देंगे, इस व्यास ने अपने को सीएम से हटाया था, इसलिए अपने वोट किसको देंगे? मोहनलाल सुखाड़िया। इसलिए 9 लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया को। जाते हुए को पीछे पीछे टीकाराम पालीवाल थे, उनको व्यास जी पकड़ते हैं और व्यास जी पकड़ के उनको कहते हैं कि तुम यदि सुखाड़िया को वोट दे भी दोगे, सुखाड़िया सीएम बन जाएगा, पर सुखाड़िया क्या तुम्हें डिप्टी सीएम बना देगा? मैंने डिप्टी सीएम तो बना रखा है। और टीकाराम पालीवाल का हृदय परिवर्तन हुआ। टीकाराम पालीवाल वोट देके व्यास जी को, उनके 8 समर्थक वोट देके मोहनलाल सुखाड़िया को। व्यास जी 8 वोटों से आ रहे। व्यास जी कितने वोटों से आ रहे हैं? 8 वोटों से व्यास जी उसके अंदर आ रहे थे। पर व्यास जी एक बार बने, उसके बाद सॉरी सुखाड़िया जी एक बार बने, उसके बाद कितने साल तक रहे? मुझे मैं कई बार सोचता हूँ यार किसी का पॉलिटिकल कैरियर यदि हो तो मोहनलाल सुखाड़िया जैसा हो। 38 साल की उम्र में सीएम बने, 55 साल की उम्र में रिटायर हो गए। 17 साल 55 हो गए। लोगों को 55 साल में एमएलए की टिकट मिलती है। सुखाड़िया जी 55 साल की उम्र में तो 17 साल राजस्थान के सीएम रह गए थे। और इससे अच्छा पॉलिटिकल कैरियर किसी आदमी का नहीं हो। और मैं कहता हूं जो सुखाड़िया जी तब भी नहीं हटते। भारत में एक बड़ा पंगा हो गया। हुआ क्या कि सेंटर में अपने पहले चुनाव के अंदर पीएम कौन बन गए? नेहरू जी। 52 में नेहरू जी बने। 57 में दोबारा चुनाव वापस कौन बन गए? नेहरू जी। 62 में दोबारा चुनाव वापस कौन बन गए? नेहरू जी। 64 में भारत चाइना युद्ध के बाद नेहरू जी की तबीयत खराब रहने लगी। नेहरू जी को बड़ा विश्वासघात लगा कि यार चाइना अपने पर आक्रमण कर गया, जबकि वो नारे लगा रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई। और नेहरू जी की तबीयत खराब हुई। 64 में नेहरू जी की क्या हो गई? डेथ। अब देश का प्रधानमंत्री कौन बने? उस समय बहुत बड़े एक नेता हुआ करते, मोरारजी भाई देसाई। नेता कौन थे? और मोरारजी भाई देसाई का नंबर था। वित्त मंत्री हुआ करते और मोरारजी भाई देसाई ने अपना जोधपुरी कोटमेंट अंदर से निकाला और तैयार की, प्रेस व्रेस कराई, भाई अपने को प्रधानमंत्री पद की क्या लेनी है? शपथ।